खुश करें। और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का की बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। मालूम है किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन 3 कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट, कोई भी व्यक्ति तो पहले कानून का कंटेंट क्या है? पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है। जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट आपको याद होगा, स्पीकर सर, डरते क्यों? सुनो, तू हिलिया सब सुन अपने। स्पीकर सर, दादा स्पीकर सर, आप बजट, फैमिली प्लानिंग का, आप बजट पर बात, आप सर, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को
4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम 2 बता दिया। और हमारे 2। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो। आप डिस्टर्बेंस मत हम करिए। 2, हमारे 2। अदानी और अदानी। ये किसकी सरकार है? हम 2, हमारे 2 की। माननीय सदस्य इधर। तो आप आसन को पहले संबोधित करें। कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि को हमारे संबोधित 2 करें। मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। यह है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की स्टोरेज की मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। फल और सब्जी अगर बजट में चल साइलोज में रखेगा। ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ कि जब आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है। मैं आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं आप बजट पर ही कि अपनी बात मैंने करते हैं। ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इस पे जीती है, इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। इसमें किसानों को फायदा मिलता है, तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। और जब वही किसान कंज्यूमर बन के अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से जब बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है, राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया। अब उसी पे चर्चा करके राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर। ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सदन का भी अपमान कर रहे हैं सर। ये कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर, रूल 218 सर, रूल सर, the debate on appropriation bill shall be restricted. अरे बिदुरी
the debate on appropriate bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative clausely employed in the grants covered by the bill which have not already been raised while the relevant demands of grants were under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget. Number 2, and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get all these documents? Where statistics कहाँ से आए? इसको authenticate करना है. रिकॉर्ड में नहीं जाएगी. चलिए बैठिए. आप बोलने दे रहे हैं क्या? सर आपने माइक बंद कर दिया. बोलने दीजिए. बैठिए. माइक बंद कर दिया सर आपने. सर बैठिए. आप क्यों डिस्टर्बेंस कर? आप बोलने दीजिए ना. आप कोई रूल बता रहे हैं क्या? आप कोई रूल बता रहे हैं? अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी को बता दें. अधीर रंजन जी. Sir, 2214. Sir, rule 214. Sir, discussion of a general character. Sir, discussion of a general character may be allowed on the motion or any amendment moved thereto, but the details of the grant shall not be discussed further than is necessary to develop the general point. Sir, discussion on general point is allowed. So discussion, it is the discussion on general point. Discussion of general point is allowed in the rule book. Discussion of general point. अच्छा बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है? बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है? तो बजट में जब एग्रीकल्चर मुद्दा है तो बजट में क्यों चर्चा नहीं हो सकता एग्रीकल्चर? दादा. My point of order is simple. You listen to this, sir. Please. 349. It says, while the House is sitting, a member, 2, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. While Honorable Member Rahul Gandhi is speaking, तब तो गिनोनी से डिस्टर्ब कर रहा है. अब कोई आज ये क्या कल नहीं था क्या? कल नहीं था. अदानी का नाम खुद ले दिया. मंत्री शोर डाल रहे हैं. मंत्री ऐसा कभी हुआ नहीं. मंत्री भाग रहे हैं, रूल बुक ढूंढ रहे हैं. अरे क्यों घबरा गए? अभी तो बोले ही 5 मिनट है. अभी तो बोले ही 5 मिनट है. तो हम दो हमारे दो. वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो. क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे. हम दो हमारे दो. खैर, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा. इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे. हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा और पहली बार
सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। ये नई चीज नहीं है। ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है। ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया किया था गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, और फिर से उन्हीं बेचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है। कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज। मगर टैक्स माफ जरूर होगा, माननीय सदस्य जरूर होगा। माननीय सदस्य, 5-10 उद्योगपतियों का टैक्स होगा। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूं, इधर भी आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है। चलो चलाओ। मैं आ रहा हूं सर बजट पे। सर मैं आ रहा हूं बजट पे। मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूं। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी, फाउंडेशन। तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं 4, 5, 10 लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या? हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो, ये आप सोचते हो। आप ये सोचते हो। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। जब बजट पर बातचीत करने की बात उठी थी,
प्रेसिडेंट एड्रेस पे बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था, हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए, एक साथ हम सब मिलकर किसानों के मुद्दे पे बोलेंगे। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस पे होगी, अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं, मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट, आप बैठो। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिए माननीय, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और कोई भी माननीय सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप बोल रहे हैं तो नहीं, आप बोल रहे, पहले आप बोल लो, तो बोल रहे तो आप बोलने कहां दे रहे? तो मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है और ये गरिमा में भी नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं माननीय सदस्यगण आग्रह करूंगा कि हमें सैनिकों के प्रति सबका सम्मान है, पूरे सदन का सम्मान है, 130 करोड़ जनता का सम्मान है, लेकिन सदन की गरिमा और संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी है। आप कभी भी कोई ऐसा विषय है तो मुझे लिख कर दें, मैं आपके विषय पर सभी लोगों से चर्चा करके आदर करूंगा, लेकिन कम से कम सदन चलाने की जिम्मेदारी जिसको आपने दी है उसको करें। मैं देखूंगा इसको, ठीक है। अनुराग ठाकुर जी, माननीय सदस्य प्लीज, आपको इजाजत नहीं दी मैंने, आपको इजाजत नहीं दी, आपका कोई नोट नहीं हो रहा। जनता मार दी ना आप लोगों को। नहीं, बजट खत्म, इंटरवीन कर रहे हैं, इंटरवीन कर सकते हैं मंत्री, वो पेपर लेके बैठा मैं लिखने के लिए। चर्चा के बीच में राज्य मंत्री के रूप में इंटरवीन कर रहे हैं। बजट पे ही बोलेंगे वे। धन्यवाद अध्यक्ष और जी। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा बजट पे बोले। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर इंटरवीन करने का अवसर दिया। मुझे तो लगा था कोई वरिष्ठ सदस्य मुझसे पहले बोल रहे हैं, उसको इस सदन की रूल्स की जानकारी भी होगी और ये भी पता होगा कि जब एक विषय पर चर्चा पहले हो जाए इस बजट पर, यानी कि उस विषय पर दोबारा चर्चा वापस नहीं होती है। और दूसरा, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बजट पर उनकी तैयारी नहीं थी, बजट पर तैयारी नहीं थी सर, माना जा सकता है।
ना वो बजट के समय पूरे समय उपस्थित थे, आप बजट पर चर्चा करें। ना बाकी सदन में रहने की आदत है सर। मैंने बता दिया। कुछ लोग सदन में भी कम रहते हैं और देश में भी कम रहते हैं, उसका खामियाजा यही होता है सर। क्या जी और रंजन जी? और अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, मैं पहले भी कई बार बोला, पहले भी कई बार उठ के चले गए, तो ये नई बात नहीं है। ये आपके कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर बता रहे हैं। इनके लिए तो सर मैं इतना ही कहूंगा कि इतना सच बोलो कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, और झूठ उतना बोलो देश में थोड़ी इज्जत तो बचे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 सर। सर मैं ये एक मिनट तो झूठ की सर, ये फैक्ट्री जो क्या आपने- थी? ये जो वो बार झूठ बार की फैक्ट्री सामने विरोध हो थी रहे सर। थे सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 आपको on a day to be appointed by the speaker पढ़ रखी है। subsequent to the day on which the budget is presented, and for such time as the speaker may allot for this purpose, the house shall be at liberty to discuss the budget as a whole or any question of principle involved therein. तो प्रिंसिपल की बात पे तो चर्चा हुआ था। 207 आप देख लो, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर 207 देख लो। अब मैंने कि 207 प्रिंसिपल के ऊपर तो पढ़ लिया चर्चा है। करने का अधिकार है। आप सब ज्ञानवान हो। माननीय मंत्री जी, आप अपने विचार व्यक्त करें। सुरेश जी बैठो, सुरेश जी बैठो, बैठो सुरेश जी। आप मत करो बस डायरेक्शन, है। आप डायरेक्शन मत दो किसी को। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में एक आशा दिखती है, आशा नए भारत के निर्माण की, आशा सशक्त भारत की, आशा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। I see a hope for new India, a stronger India and a self-reliant India in this budget, sir. And I would like to thank the Honorable Finance Minister, because this is going to set the path for an economic and manufacturing powerhouse, to India make an economic and manufacturing powerhouse. वो सब इस बजट में निर्णय लिए गए, वो प्रावधान किए गए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकें। कुछ ताकतें देश के अंदर रहकर भी विरोध करेंगी, अच्छी बातों का भी, आप हर का अपना अपना नज़रिया है। किसी को चांद चमकता नज़र आता है, किसी को चांद में दाग नज़र आता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा सर, कुछ लोग वर्षों तक गरीबी मिटाओ का नारा लगाते रहे, 5 पीढ़ियों ने राज किया, गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन एक गरीब मां के बेटे ने जमीनी स्तर से राजनीति करते हुए संगठन से सरकार तक आकर जब काम किया, तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। कुछ लोग गरीबी पर राजनीति करते रहे, रोटी बांटने का राजनीति करते रहे, रोटी ज्यादा कैसे बने उस पर कभी विचार नहीं किया, क्योंकि इनकी राजनीति ही उससे चलती थी। सड़क की एक बजट में घोषणा कर दो, उससे पहले वायदा करके एक चुनाव जीत जाओ, फिर घोषणा कर दो। 5 साल बीतने तक केवल चूना लगता था, सड़क का कोई नामो निशान नहीं होता था। फिर एक आशा दिखाते थे, उसके बाद भी कुछ नहीं करते थे। इसी तरह से इनका खेल कई वर्षों तक चलता रहता था। और जब अटल जी के समय भी देखें सर, जब नेशनल हाईवेज बनाने की शुरुआत हुई, उस समय भी ये विरोध करते थे कहां से नेशनल हाईवे बनेंगे। आज देश में अगर कोने कोने में नेशनल हाईवे बने तो अटल जी ने शुरुआत की, और नरेंद्र मोदी जी के समय उसे ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया गया है, कई गुना ज्यादा उसको बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं सर, ये जो लोग कहते थे गरीबी का नारा, आज तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं तो इतना कहना चाहता हूं सर, गरीबों को शौचालय भी बना कर दिया तो मोदी जी ने, पक्का मकान हर गरीब को बना कर दे रहे तो नरेंद्र मोदी जी, हर गांव तक बिजली पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने,
हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया तो मोदी सरकार ने, एलईडी के बल्ब दिए तो मोदी जी की सरकार ने, अब हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। हर परिवार को, हर व्यक्ति को बैंक खाता दिया, 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। गरीब को रुपए डेबिट कार्ड दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जहां दुनिया पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर जाती थी अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमने पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की ओर एक नई छलांग लगाई और यूपीआई भीम की चर्चा आज पूरी दुनिया भर में भारत की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में होती है। यह ताकत है नए भारत की, उभरते हुए भारत की। और इस उभरते हुए भारत की और सशक्त भारत को ये लोग देखने के लिए मंजूर नहीं है। ना इनके समय में किसानों की आमदन दुगनी हो सकी, ना ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर पाए, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम भी किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में किया। क्या थी उसमें रिकमेंडेशंस? एक बड़ी रिकमेंडेशन उसमें यह थी कि लागत प्लस 50% मुनाफा, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। क्यों नहीं लागू किया? क्या कांग्रेस का कोई नेता इस पे प्रकाश डालना चाहेगा? क्या मजबूरी थी आपकी? यही नहीं, आपने तो बड़े बड़े वायदे किए थे अलग अलग राज्यों में। आपने तो कहा था कि हम लोग राजस्थान में 10 दिनों में कर्जा माफ कर देंगे, पंजाब में कर्जा माफ कर देंगे। मैं खुली चुनौती देता हूं इस सदन में सर, इनका कोई एक नेता बताए कि अगर सारे किसानों के कर्जे माफ कर पाए। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, किसानों के वोट लेने के बाद उनको भूल जाते थे सर। और याद करिए उस समय की कर्जा माफी, सीएजी की रिपोर्ट को भी देखना चाहिए। कर्जा किसको माफ किया आपने? जो कर्जा उस समय भी मात्र 50,000 करोड़ रुपए का कहा सर, उसमें आधे से ज्यादा पैसा उन लोगों के खाते में गया जो उसके हकदार ही नहीं थे। ये कांग्रेस के लोगों ने गरीब किसान का कर्जा भी माफ नहीं करने का काम किया। वो भी एक स्कैम था सर अपने आप में। और यही नहीं सर, राजस्थान में 1 से 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी का जो वायदा किया था, राजस्थान के 75 लाख किसान आज 27 महीने के बाद भी इसका इंतजार कर रहे हैं सर। और पंजाब में तो मैं कह दूं अब चले गए उठ के। पंजाब में कहा था, जहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, सर पहले सदस्य थे इस हाउस के, अब नहीं, चलो मैं नाम नहीं लेता, पंजाब के मुख्यमंत्री ने सर, मुख्यमंत्री बनने से पहले जब अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया, जिस किसान के घर से किया सर, उस किसान को कहा कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ करूंगा और पूरे पंजाब के किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आप पंजाब के किसानों के कर्जे भी नहीं माफ कर पाए और उस किसान का कर्जा भी आप माफ नहीं कर पाए। यह असली चेहरा है कांग्रेस का। और यही नहीं, इंटेंट की आप बात करते थे, इंटेंट भी आपकी नजर आती है और इंटेंशन तो आपकी सदा देश के सामने थी ही। लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के हित में क्या किया, इस पर सर मैं कुछ प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। और इसलिए भी कहना चाहूंगा क्योंकि देश के सामने जितना झूठ बोलने का काम एक राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता था उनके एक सांसद ही करते हैं, लेकिन उनके नेता भी अगर यही करते हैं तो इससे पता चलता है ना वो पढ़ते लिखते हैं और केवल समाज को बांटकर राजनीति करने का काम करते हैं। किसानों को गुमराह करके उनके कंधों पर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन इससे उनका कभी भला नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कल भी स्पष्ट किया है, ये कानून हमने बनाया है किसानों की आय को दुगना करने के लिए। और मंडियां, जो राहुल गांधी जी ने कहा, मैं सर माननीय सभापति जी, मैं सदन के सारे 543 से ज्यादा सांसदों के सामने कहना चाहता हूं, कोई एक सांसद खड़ा होकर यह बता दे कि किस क्लॉज के अंतर्गत मंडी बंद हो सकती है। कोई एक सांसद बताए। कांग्रेस के नेता यहां पर बैठे हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कहां पर लिखा है मंडी बंद होगी? और में 2006 में ये कानून रद्द किया गया था और उस जमाने में जितने सरकारी मंडी थे उसका 1/10 भी आज नहीं रह गया है। और अनाज हमारे किसानों का
अनाज हमारे किसानों का आधा दाम में भी नहीं बिकता है माननीय मंत्री महोदय। सर माननीय सभापति जी, मैं चाहूंगा अगर अधीर रंजन चौधरी जी भी इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें तो देश को पता चल जाए। मैं तो ये चाहता था इसमें प्रकाश डालने के लिए एक दिन सदन से एग्रीकल्चर की मुद्दे पर चर्चा करें, तो सारे प्रकाश आप भी डालोगे, सारे प्रकाश आप भी डालोगे, हम भी डालेंगे। अगर हिम्मत है तो एक दिन एग्रीकल्चर की मुद्दे को स्टैंड एलोन मुद्दे बना के एक दिन सदन में चर्चा हो जाए। अगर हिम्मत है आप